स्वागत है आपका A1 न्यूज में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। आपको सीधे दिल्ली ले चलते हैं क्योंकि आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इकोनॉमिक सर्वे 2023 पेश करेंगी। यदि पिछले बार के इकोनॉमिक सर्वे की बात की जाए तो वित्त वर्ष में 2022-23 के लिए 8.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया था। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ का क्या अनुमान लगाया, यह आज पता लगेगा। तो लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आ रही हैं और आज उनके भाषण के साथ में, अभिभाषण के साथ में संसद का बजट सत्र शुरू होगा। और इस समय राष्ट्रपति तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दरअसल संसद भवन की तस्वीरें हैं जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं और उन्हें रिसीव करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष भी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दरअसल आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ में इस सत्र की शुरुआत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल केंद्रीय बजट पेश करेंगे और उससे पहले आज राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और इस अभिभाषण के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति के तौर पर वो अपना पहला अभिभाषण आज पहली बार पेश करेंगी। उनका पहला अभिभाषण आज होगा। महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय सदस्यगण, संसद के इस समवेत सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। कुछ ही महीने पहले देश ने
अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरी करके आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। आज़ादी के इस अमृत काल में हजारों वर्षों के गौरवशाली अतीत का गौरव जुड़ा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाएं जुड़ी है और भारत के स्वर्णिम भविष्य के संकल्प जुड़ी है। अमृतकाल के ये 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता की स्वर्णिम शताब्दी का और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है। ये 25 वर्ष हम सब के लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्य की पराकाष्ठा करके दिखाने के ये हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है और हमें इस अवसर के लिए 100% सामर्थ्य के साथ हर क्षण कार्य करना है। हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो, और जो अपने मानवीय दायित्वों का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो, जिसके युवा समय से 2 कदम आगे चलते हो। ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो। दो 2047 में देश जब इस सच्चाई को जीवंत करेगा तो निश्चित रूप से उस भव्य निर्माण की नींव का अवलोकन और आकलन भी करेगा। तो आजादी के अमृतकाल की इस प्रथम बेला को एक अलग आस्था के साथ देखा जाएगा। इसीलिए आज अमृतकाल का ये समय, ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार को देश के लोगों ने जो पहली बार सेवा का अवसर दिया तो सबका साथ सबका विकास के मंत्र से हमने शुरुआत की थी। समय के साथ इसमें सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी जुड़ा गया। यही मंत्र आज विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा बन चुका है। विकास के ये कर्तव्य पथ पर चलते हुए मेरी सरकार को कुछ ही महीने में 9 वर्ष पूरी हो जाएगी। मेरी सरकार के लगभग 9 वर्षों में भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। जो भारत को भी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। जिन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दशकों को तक इंतजार किया, वे इन वर्षों में उसे मिली है। जिस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम कभी कामना करते थे, वो इन वर्षों में देश में बनना शुरू हुआ है। आज भारत में ऐसा डिजिटल नेटवर्क तैयार हुआ है जिससे विकसित देशों में प्रेरणा ले रही है। बड़े बड़े घोटालों, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, वो मुक्ति अब देश को मिल रही है। पॉलिसी पैरालिसिस के चर्चा से बाहर आकर आज देश की पहचान
तेज विकास और दूरगामी दृष्टि से के लिए गए फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं। इसलिए हम दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर पहुंचे हैं। यही वो नींव है जो आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण के आत्मविश्वास को बुलंद करेगी। माननीय सदस्यगण, भगवान बसवेश्वर ने कहा था, कायोकोबे कैलाश, अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म में ही सिद्ध। उनके दिखाई मार्ग पर चलते हुए मेरी सरकार राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य को पूरा करने में तत्परता से जुटी है। आज भारत में एक स्थिर, निडर, निर्णायक और बड़े सपनों के लिए काम करने वाली सरकार है। आज भारत में ईमानदार का सम्मान करने वाली सरकार है। आज भारत में गरीबी को स्थायी समाधान और उनके स्थायी सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली सरकार है। आज भारत में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर काम करने वाली सरकार है। आज भारत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जन कल्याण को सर्वोपरि रखने वाली सरकार है। आज भारत में महिलाओं के सामने से हार बाधा को दूर करने वाली सरकार है। आज भारत में प्रगति के साथ ही प्रकृति का भी संरक्षण करने वाली सरकार है। आज भारत में विरासत के संरक्षण के साथ ही आधुनिकता को बढ़ावा देने वाली सरकार है। आज भारत में अपनी वैश्विक भूमिका को लेकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ने वाली सरकार है। माननीय सदस्यगण, मैं आज इस सत्र के माध्यम से देशवासियों का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने लगातार 2 बार एक स्थिर सरकार को चुना है। मेरी सरकार ने देश हित को सदैव सर्वोपरि रखा। नीति रणनीति में संपूर्ण परिवर्तन की इच्छा शक्ति दिखाई। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, LOC से लेकर LAC तक, हर दुस्साहस के कड़े जवाब तक आर्टिकल 370 को हटाने से लेकर 3 तलाक तक मेरी सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार की रही है। स्थिर और निर्णायक सरकार होने का लाभ हमें 100 साल की सबसे बड़ी आपदा और उसके बाद बनी परिस्थितियों से निपटने में मिल रहा है। दुनिया में जहां भी राजनीतिक अस्थिरता है, वह देश आज भीषण संकट से घिरे हैं। लेकिन मेरे सरकार ने राष्ट्रहित में जो भी निर्णय किए, उससे साथ भारत का बाकी दुनिया से बहुत बेहतर स्थिति में। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र का और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए बीते वर्ष से भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर लड़ाई चल रही है। हमने सुनिश्चित किया है कि व्यवस्था में ईमानदार का सम्मान होगा। भ्रष्टाचारियों के लिए समाज में किसी भी प्रकार की सहानुभूति ना हो, इसके लिए सामाजिक चेतना भी देश में बढ़ रही है। बीते वर्षों में भ्रष्टाचार मुक्त इकोसिस्टम बनाने की दिशा में बेनामी संपत्ति अधिनियम को नोटिफाई किया गया है। आर्थिक अपराध कर फरार हुए अपराधियों की
संपत्ति जब्त करने के लिए फजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट पारित किया गया है। सरकारी कामों में पक्षपात और भ्रष्टाचार के चलन को भी खत्म करने के लिए प्रभावी सिस्टम बनाया गया है। आज सरकारी कामों में टेंडर और खरीद के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैसे व्यवस्था है, जिसमें अब तक 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन हुआ है। राष्ट्र निर्माण में ईमानदार योगदान देने वालों को आज विशेष सम्मान दिया जा रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कोई जटिलताओं को खत्म कर देशवासियों का जीवन आसान बनाया गया है। फेसलेस जांच को बढ़ावा देने की वजह से व्यवस्था में पारदर्शिता आई है और उसे जवाबदेह भी बनाया गया है। पहले टैक्स रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। आज ITR भरने के कुछ ही दिनों के भीतर रिफंड मिल जाता है। आज GST से पारदर्शिता के साथ साथ करदाताओं की गरिमा भी सुनिश्चित हो रही है। जनधन, आधार, मोबाइल से कुछ फर्ज लाभार्थियों को हटाने से लेकर वन नेशन वन राशन कार्ड तक एक बहुत बड़ा स्थायी सुधार हमने किया है। बीते वर्षों में DBT के रूप में, डिजिटल इंडिया के रूप में एक स्थायी और पारदर्शी व्यवस्था देश ने तैयार की है। आज 300 से ज़्यादा योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते तक पहुंच रहा है। अब तो पूरी पारदर्शिता से 27 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम करोड़ों लोगों तक पहुंचाई गई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट करती है कि ऐसा योजना और ऐसी व्यवस्थाओं के कारण ही कोरोना काल में भारत करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जाने से बचा पाया है। जब भ्रष्टाचार रुकता है और टैक्स की पाई का सदुपयोग होता है तो भारत टैक्स पेयर को भी गर्व होता है। माननीय सदस्यगण, आज देश का ईमानदार करदाता चाहता है कि सरकारें शॉर्टकट की राजनीति से बचे, ऐसा योजनाएं बने जो समस्याओं के स्थायी समाधान को प्रोत्साहित करे। जिनसे सामान्य जीवन का सशक्तिकरण हो। इसलिए मेरी सरकार ने वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ ही देशवासियों के दीर्घकालीन सशक्तिकरण पर बल दिया है। गरीबी हटाओ आप केवल नारा नहीं रह गया है, आप मेरी सरकार द्वारा गरीब की चिंताओं का स्थायी समाधान करते हुए उसे सशक्त बनाने के काम किया जा रहा है। जैसे गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण बीमारी होती है। गंभीर बीमारी से गरीब परिवार का हौसला पूरी तरह से टूट जाता है, पीढ़ियां कर्ज से डूबे जाती है। गरीब को इस चिंता से मुक्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी व्यापी आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई है। इसके तहत 50 करोड़ से अधिक देशवासियों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। आयुष्मान भारत योजना ने देश के करोड़ों गरीबों को और गरीब होने से बचाया है। अनेक गरीब उनके 80,000 करोड़ रुपया खर्च होने से बचाए हैं। आज देश भर में करीब 9,000 जनऔषधि केंद्र में बहुत कम कीमत में दवाई उपलब्ध कराई जा रही है। इससे बीते वर्षों में गरीबी के करीब 20,000 करोड़ रुपया बचे हैं। यानी सिर्फ आयुष्मान भारत और जनऔषधि परियोजना से ही देशवासियों को 1 लाख करोड़ रुपया की मदद हुई।
मैं सामान्य नागरिकों के जीवन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण संसाधन पानी का उदाहरण आप सभी के सामने रखना चाहूँगी। मेरी सरकार ने हर घर जल पहुँचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया। उसके पहले तक 7 दशकों में देश में करीब 3.25 करोड़ घरों तक ही पानी का कनेक्शन पहुंचा था, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत इन 3 वर्षों में से करीब 11 करोड़ परिवार पाइप वाटर सप्लाई से जुड़ चुके हैं। इसका सबसे ज्यादा लाभ गरीब परिवार को ही मिल रहा है। उसकी चिंता का स्थायी समाधान हो रहा है। बीते वर्षों में सरकार ने 3.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर बनाकर दिया है। जब घर मिलता है तो नया आत्मविश्वास आता है। इससे उस परिवार का वर्तमान तो सुधरता ही है, उस घर में जो संतान बड़े होते हैं उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। सरकार ने टॉयलेट, बिजली, पानी, गैस ऐसे हर मूल सुविधा की चिंता से गरीब को मुक्त करने का प्रयास किया है। इससे देश की जनता को भी ये विश्वास हुआ है कि सरकार योजना और सरकारी लाभ वास्तव में जमीन पर पहुंचा है और भारत जैसे विशाल देश में भी 100% कवरेज यानी सैचुरेशन संभव है। हमारी ग्रंथों में लिखा है, अयं निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसम्, यानी ये अपना है, ये पराया है। ऐसी सोच सही नहीं होती। मेरी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम किया है। बीते कुछ वर्षों में मेरी सरकार के प्रयासों के नतीजा है कि अनेक मूल सुविधाएं आज या तो 100% आबादी तक पहुंच चुकी है या फिर उस लक्ष्य के बहुत निकट है। मेरी सरकार हर योजना में 100% सैचुरेशन के साथ ही अंत्योदय के प्रति भी पूरी निष्ठा से काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि योजनाओं का लाभ सही और सभी लाभार्थियों को मिले, कोई भी सरकार की योजना के लाभ से वंचित ना हो। माननीय सदस्यगण, हमने देखा है कि कोरोना काल के दौरान दुनिया भर में किस तरह गरीब के लिए गुजारा मुश्किल हो गया था, लेकिन भारत उन देशों में से एक है जिसने गरीब का जीवन बचाने का सर्वोच्च प्राथमिकता दी। और कोशिश की कि देश में कोई गरीब भूखा नहीं सोए। मुझे खुशी है कि मेरी सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नई परिस्थितियों के अनुसार आगे भी चलाने का निर्णय लिया है। ये एक संवेदनशील और गरीब हितैषी सरकार की पहचान है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार गरीबों को मुफ्त अनाज के लिए लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है। आज इस योजना की प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है। इस प्रशंसा की ये वजह ये भी है कि टेक्नोलॉजी की मदद से बनी पारदर्शी व्यवस्था में आज पूरा का पूरा हर लाभार्थी तक पहुंच रहा है। माननीय सदस्यगण, हमारे देश में ऐसे अनेक वर्ग तथा ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनकी उम्मीदों और आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान देकर ही समग्र विकास की परिकल्पना की पूरा की जा सकती है। आप मेरी सरकार ऐसे हर वंचित वर्ग और वंचित क्षेत्रों को
वरीयता देते हुए काम कर रही है। मेरे सरकार ने हर उस समाज की इच्छाओं को पूरा किया है जो सदियों से वंचित रहा था। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी इनकी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सौंप। आज भारत जहां योग और आयुर्वेद जैसी अपनी पुरातन विधाओं को पूरी दुनिया तक पहुंचा रहा है, वहीं दूसरी तरफ फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड की नई पहचान भी सशक्त कर रही है। आज भारत प्राकृतिक खेती को, मिलेट्स की अपनी परंपरा फसलों को प्रोत्साहित कर रहा है, वही नानो यूरिया जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी विकास किया है। खेती के लिए एक तरफ जहां ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेहतर बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ड्रोन टेक्नोलॉजी से, सोलर पावर से किसान को ताकत दे रहे हैं। शहरों में जहां स्मार्ट सुविधाओं के विकास पर बल दिया जा रहा है, वहीं स्वामित्व योजना में पहली बार गांव के घरों को की ड्रोन से मैपिंग की जा रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जहां आज हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाया जा रहा है, तो वही सैकड़ों आधुनिक वंदे भारत ट्रेनें भी लॉन्च किया जा रहा है। एक और हमारे व्यापार की परंपरागत ताकत नदी जल मार्ग और बंदरगांव को भी आधुनिक बनाया जा रहा है, तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक पार्क का नेटवर्क भी तैयार हो रही है। माननीय सदस्यगण, आजादी के अमृतकाल में देश पंच प्राणी की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है। गुलामी के हर निशान, हर मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए भी मेरी सरकार निरंतर प्रयासरत है। जो कभी राजपथ था वो अब कर्तव्य पथ बन चुका है। आज कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा हर भारतीय को भारतीय को गौरवान्वित कर रही है। तो अंडमान निकोबार में भी नेताजी और आजाद हिंद फौज के शौर्यों को हमने सम्मान दिया है। अभी कुछ ही दिन पहले मेरी सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड पर नेताजी को समर्पित भव्य स्मारक और म्यूजियम का शिलान्यास भी किया है। भारतीय सेना के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण भी किया है। एक तरफ नेशनल वॉर मेमोरियल आज राष्ट्रीय शौर्य का प्रतीक बन गया है, तो वही हमारी नौसेना को भी अब छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का दिया प्रतीक मिल गया है। एक तरफ जहां भगवान बिरसा मुंडा सहित तमाम आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े संग्रहालय बन रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पंचतीर्थ बनाया गया है, वही दूसरी तरफ हर प्रधानमंत्री के योगदान को दर्शाने वाले प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण भी किया गया है। देश में प्रथम वीर बाल दिवस को भी पूरे गर्व और श्रद्धा के से मनाया गया। इतिहास की पीड़ाओं और उनके साथ जुड़े शिक्षाओं को जागरूक रखने के लिए देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की शुरुआत भी मेरी सरकार ने की।
माननीय सदस्यगण, मेड इन इंडिया अभियान और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का लाभ देश को मिलना शुरू हो चुका है। आज भारत में मैन्युफैक्चरिंग की अपनी कैपेसिटी भी बढ़ रही है और दुनिया भर से भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत आ रहे हैं। आज हम भारत में ही सेमीकंडक्टर चिप से लेकर हवाई जहाज के निर्माण तक के लिए प्रयास शुरू कर चुके हैं। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि भारत में बने सामान का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। कुछ वर्ष पहले तक हम बड़ी संख्या में मोबाइल फोन आयात करते थे। आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का एक बड़ा निर्यातन बन चुका है। देश में खिलौना के आयात में 70% कमी आई है, जबकि निर्यात 60% से भी ज़्यादा बढ़ गया है। मेरी सरकार की नई पहल के परिणाम स्वरूप हमारे रक्षा निर्यात 6 गुना हो गया है। मुझे गर्व है कि हमारी सेना में आज INS विक्रांत के रूप में पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल हुआ है। हम मैन्युफैक्चरिंग के नए सेक्टर में ही प्रवेश नहीं करे हैं, बल्कि खादी और ग्रामोद्योग जैसे अपने पारंपरिक सेक्टर में भी प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए खुशी की बात है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश के खादी और ग्रामीण उद्योग का टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो चुका है। मेरी सरकार के प्रयासों से खादी के बिक्री में 4 गुना बढ़ी है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर निरंतर अभूतपूर्व बल दिया है। इससे दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले हमारे देश की ताकत का सदुपयोग हो रहा है। आज हमारे युवा अपने इनोवेशन की ताकत दुनिया को दिखा रहे हैं। 2015 से भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 स्थान पर था। अब हम 40वें स्थान पर पहुंच गए हैं। सात वर्ष पहले जहां भारत में कुछ अहम है, इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अग्निवीर योजना शुरू किए गए हैं। इससे देश की युवा शक्ति को सेनाओं के माध्यम से राष्ट्र की सेवा का अधिकतम अवसर मिलेगा। मेरी सरकार देश के युवाओं की शक्ति को खेलों के जरिए भी देश के सम्मान से जोड़ रही है। हमारी खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स से लेकर ओलंपिक और पैरा गेम्स से अभूतपूर्व प्रदर्शन कर ये साबित किया है कि उनकी प्रतिभा किसी से भी कम नहीं। देश के कोने कोने से ऐसे प्रतिभाओं को खोजने, उनका टैलेंट निखारने के लिए खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया सेंटर्स से लेकर टॉप स्कीम तक चलाई जा रही है। हमारी सरकार दिव्यांग कल्याण को लेकर भी पूरी तरह संवेदनशील है। देश में एक साइन लैंग्वेज और सुगम्य भारत अभियान ने दिव्यांग युवकों को बहुत मदद दी है। माननीय सदस्यगण, बीते दशकों में हमने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में 2 बड़ी चुनौतियां देखी है। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट समय पर पूरी नहीं हो पाते थे। दूसरा, अलग अलग विभाग, अलग अलग सरकारें अपनी अपनी सुविधा से काम करती थी। इससे सरकारी
संसाधनों का दुरुपयोग भी होता था, समय भी अधिक लगता था और सामान्य जन को भी असुविधा होती थी। मेरी सरकार ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाकर इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लेकर राज्यों और यूनियन टेरिटोरीज ने भी उत्साह दिखाए हैं। इससे देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी विस्तार होगा। मेरी सरकार भारत को विश्व का सबसे कॉम्पिटिटिव लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए पिछले वर्ष देश में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लागू की गई है। इस पॉलिसी के लागू होने से लॉजिस्टिक कॉस्ट में काफी कमी आई। मेरी सरकार देश के विकास के लिए जिस स्पीड और स्केल पर काम कर रही है वो अभूतपूर्व है, अतुलनीय है। मेरी सरकार ने आने के बाद भारत के गरीबी के लिए औसतन हर रोज आवास योजना के 11,000 घर बने। इसी अवधि में भारत में हर रोज औसतन 2.5 लाख लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जुड़े। हर रोज 55,000 से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए गए। मुद्रा योजना के तहत हर रोज 700 करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन दिया गया। बीते 8-9 वर्षों में भारत में लगभग हर महीने एक मेडिकल कॉलेज बना है। इस दौरान देश में हर दिन में 2 कॉलेज की स्थापना हुई है। हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनी है। काउंटर टेररिज्म कमेटी की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इसमें भी भारत में आतंकवाद के विरुद्ध अपनी भूमिका को स्पष्ट किया। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताओं को भी मेरी सरकार गंभीरता से पूरे विश्व के सामने रख रही है। मेरी सरकार का साफ मानना है कि स्थायी शांति तभी संभव है जब हम राजनीतिक और रणनीतिक रूप से सशक्त होंगे। इसीलिए अपनी सैन्य शक्ति के आधुनिकीकरण पर हम निरंतर बल दे रहे हैं। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की अनंत यात्रा अनंत गौरव से भरी हुई है। हमने लोकतंत्र को एक मानवीय संस्कार के रूप में विकसित किया है, समृद्ध किया है। अपने हजारों वर्षों के अतीत की तरह ही आने वाली सदियों में भी भारत मानवीय सभ्यता को की अविरल धारा की तरह अनवरत गतिमान रहेगा। भारत का लोकतंत्र समृद्ध था, सशक्त था और आगे भी सशक्त होता रहेगा। भारत की जीवटता अमर थी, आगे भी अमर रहेगी। भारत का ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म सदियों से विश्व का मार्गदर्शन करता रहा है और आने वाली सदियों में भी विश्व की इसी तरह राह दिखाएगा। भारत के आदर्श और मूल्य अंधकार से भरे गुलामी के दौर में भी अक्षुण्ण रहे हैं और ये आगे भी अक्षुण्ण बने रहेंगे। एक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान अतीत में भी अमर थी और भविष्य में भी अमर रहेगी। लोकतंत्र के केंद्र इस संसद में हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम मुश्किल लगने वाले लक्ष्य तय करें और उन्हें हासिल करके दिखाएं। जो कल होना है उसे आज पूरा करने की कोशिश करें। जिसे दूसरे कोई आने वाले दिनों में करने के बारे में सोच रहा है उसे हम
भारतवासी पहले करके देखा। आइए अपने लोकतंत्र को समृद्ध करते हुए हम उस वेद वाक्यों को आत्मसात करें जिसमें कहा गया है, सों गच्छोधो सों बोधोधं सों बोहो मनांसी जानतम, अर्थात हम सब एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले, हमारे संकल्प स्तरों में एकता का प्रवाह हो और हमारे अंतःकरण एक दूसरे से जुड़े। आइए हम राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए संविधान की शपथ को पूरा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Honorable members, select paragraphs from the address by the President of India, Srimati Draupadi Murmuji, to Parliament, and the rest may be taken as read. Honorable members, it gives me a great pleasure to address both houses of Parliament assembled together. A few months back, our country completed 75 years of independence and entered the Amrit Kal. This Amrit Kal period of 25 years is the period of golden centenary of independence and making of a developed India. In almost 9 years of my government's term, the people of India have witnessed many positive changes for the first time. Honorable members, Lord Basveshwar had said, Kai Kave Kailash, which means Karma is worship and Shiva is in the Karma itself. Following this path, my government is actively engaged in performing the duty of nation building. Today, India has a government working at unprecedented speed and scale. Today, I express my gratitude through this session to the people of the country for electing a stable government for 2 consecutive terms. Over the years, the country has developed a stable and transparent regime in the form of DBT and Digital India. Today, the monetary benefits of more than 300 schemes are directly reaching the bank accounts of the beneficiaries. So far, an amount of more than rupees 27 lakh crores has reached crores of beneficiaries with complete transparency. To provide Har Ghar Jal, my government has started Jal Jeevan Mission. In the last few years, the government has provided Pakka houses to more than 3.5 crore poor families. The government has spent about 3.5 lakh crore for free food grains to the poor under PM Garib Kalyan Ann Yojana. 11 crore small farmers of the country are also on the priority list of my government. These small farmers have been given financial assistance of more than rupees 2.25 lakh crores under the PM Kisan Samman Nidhi. For the first time, the country started celebrating the birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda as Janjatiya Gaurav Divas. Recently, the government paid tribute to the tribal revolutionaries at the national level in Mangarh Dham for the first time. My government has demonstrated its commitment to the welfare of OBCs
by giving constitutional status to the National Commission for Backward Classes. Honorable members, from education to their career, my government is trying to remove all obstacles for daughters. The Swachh Bharat Abhiyan has not only increased the dignity of women, it has also provided them safe environment. Our daughters are now studying and training in Sainik schools as well as military academies. It is my government which has increased the maternity leave from 12 weeks to 26 weeks. Today, on one hand, Ayodhya Dham is being constructed in the country, while on the other hand, the modern Parliament House is also being built. While 75 Amrit Sarovars are being built in every district on the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav, at the same time, hundreds of modern Vande Bharat trains are also being launched. What was once Rajpath is now Kartavya Path. Today, the statue of Netaji Subhash Chandra Bose on Kartavya Path is making every Indian proud, and we have honored the valor of Netaji and the Azad Hind force in Andaman and Nicobar also.